डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 10 जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में है उसके CRQ यानी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है, हाउ इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड हार्मफुल फॉर द बर्ड्स। किस तरह से ये जो हम अद्वियात यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट किलर और पेस्टिसाइड यानी पेस्ट किलर, ये बर्ड्स के लिए हार्मफुल किस तरह से हैं। तो मसला ये है कि जो हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो जब इंसेक्ट और पेस्ट यूज़ कर लेते हैं तो कंटेमिनेट हो जाती है फूड चेन। ठीक है, उन्होंने फूड के सोर्स पे खाई है, अब जो उनको खाएगा उसमें भी वो पॉइजन जो है वो जाएगा। रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट एंड देयर प्राइमरी डाइट, इसकी वजह से इंसेक्ट की तादाद भी कम हो जाती है और प्राइमरी डाइट भी कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, काज थिनिंग ऑफ एगशेल विच अफेक्ट रिप्रोडक्शन। जब उनको बर्ड खाती हैं तो वही इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो हैं बर्ड्स में चले गए। अब बर्ड्स में जो मसाइल आ रहे हैं इस सब के बाद वो ये है कि उनके एगशेल थिन हो जाते हैं और उनकी रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ भी उनके अंदर आ जाते हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से वो उनकी तादाद भी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये इस वजह से जो इंसेक्टिसाइड हैं और पेस्टिसाइड ये हार्मफुल हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो पार्ट 2 है, इसमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ ओनली 0.04%, देन हाउ डज इट बिकम हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, यानी 0.04%, जस्ट 0.04%, मतलब 1% भी नहीं है। और हम यानी ये ववेला कर रहे होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, जिससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वगैरह हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आल्दो CO2, इसका आंसर है आल्दो CO2 constitute only 0.04% of atmosphere, it contributes significantly to the greenhouse effect, trapping heat leading to the global warming which disrupt ecosystem, causes sea level rise and affect weather pattern। हालांकि इसकी वाकई ही जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 0.04% जो इसकी मिकदार है वो बहुत कम है, लेकिन ये इस मिकदार में भी इतना डेंजरस है कि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज करके ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, जिससे इकोसिस्टम जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सी लेवल राइज कर रहा है। तो ये इतनी कम मिकदार में भी इसका इतना इफ़ेक्ट होता है, जिस तरह बिल्कुल जहर है। अब जहर जो है वो कुछ बहुत कम मिकदार में भी हो तो वो अपना काम कर जाता है, मतलब एक बाइट अगर स्नेक लेता है तो उसमें कितना वो जहर आपके अंदर रिलीज़ कर देता है, लेकिन आप उससे एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज़म जो है ह्यूमन भी मर सकता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि मिकदार जो है उस पर नहीं रहना चाहिए कि कितनी मिकदार जो है वो कितना हार्म पहुंचा रही है। ठीक है, तो 0.04% भी इस टाइम इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा गया है, वाई डू ओनली सम पोल्यूटेंट गैसेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर काज द ग्रीन हाउस इफेक्ट वाइल अदर डू नॉट। एनवायरनमेंट के अंदर तो बहुत सारी गैसेस हैं, उनमें से सिर्फ पोल्यूटेंट गैसेस ही क्यों जो हैं वो हार्मफुल समझी जाती हैं, बाकियों को तो नहीं समझा जाता। तो इसकी क्या वजह है कि तो इसको आप यूँ एक्सप्लेन करेंगे, ओनली गैसेस दैट कैन अब्जॉर्ब एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड काज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही गैसेस जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रही हैं वो ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर रही हैं। ठीक है, बाकी जो हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भी मौजूद हैं एयर के अंदर और सिग्निफिकेंट अमाउंट में मौजूद हैं, ये अब्जॉर्ब नहीं कर रही इंफ्रारेड रेडिएशन को, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट हो। तो इस वजह से इन गैसेस को जो है हम नहीं समझते कि ये हमारे लिए बैड इफ़ेक्ट रखती हैं। तो gases like N2O2 do not have molecular structure to absorb infrared radiation and thus do not contribute to the effect which affect greenhouse effect. So let's move to question number 4. इसमें क्या पूछा गया है, how can you reduce the emission of carbon monoxide present in the gases emitted by the burning of fuel in automobile engines.
कार्बन डाइऑक्साइड तो जब भी बर्निंग होगी निकलनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड को किस तरह रिड्यूस किया जाए, तो यूज़ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स। उसके अलावा इम्प्रूव इंजन एफिशिएंसी टू इंश्योर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। बेसिक कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब ऑक्सीजन या कंप्लीट कंबशन नहीं होती, तो इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो वो उसको इंश्योर करें कि आपके इंजन की हालत अच्छी है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, कि वो कंबशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है, उसे ऑक्सीजन जो है वो इनफ मिल रही है। स्विच टू क्लीनर फ्यूल लाइक CNG एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें पूछा गया है मेंशन 3 डिफरेंट वेज इन विच सोलर एनर्जी कैन बी यूज़फुल फॉर अस। किस तरह से हम सोलर एनर्जी जो है वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है, कोई 3 तरीके बताएं। तो अब हमारे मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। आप भी अपने इर्द गिर्द जो देखते होंगे, कोई घर ही है जो खाली होगा सोलर प्लेट से। तो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पैनल से जी इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर रहे हैं। हीटिंग वाटर यूजिंग सोलर वाटर हीटर, वाटर हीटिंग के लिए भी जो है सोलर स्ट्रक्चर निकल आए हैं। इसी तरह ड्राइंग क्रॉप्स एंड क्लॉथ यूजिंग डायरेक्ट सनलाइट। उसके अलावा सोलर एनर्जी से हम क्रॉप्स और क्लॉथ्स को भी डायरेक्ट सनलाइट से भी जो है वो ड्राई कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसको समझा नहीं जाता, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो नेमत है। तो नेक्स्ट अब हम अगले चैप्टर को जो है वो देखेंगे। ये वीडियो आज की आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।